गौतम आईएएस अकेडमी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दिस इज़ अवर थर्ड वीडियो इन विच विल डिस्कस अबाउट ब्रिटिशर्स या अंग्रेज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट वीडियो जो है वो भारत में यूरोपियों के आगमन से संबंधित है तथा सेकेंड वीडियो जो है वो पुर्तगाली तथा डच कंपनी से संबंधित है। हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और अंग्रेज़ों के बारे में वे किस प्रकार भारत में आए, क्या परिस्थितियां थीं, क्या भूमिका थी उसकी कि अंग्रेज़ों का जो है वो भारत में आगमन हुआ और किस प्रकार जो है अंग्रेज़ भारत में आगमन के पश्चात लगभग 250 वर्षों तक, 250 सालों तक जो है वो भारत में जमे रहे और हमें जो है अंततः उनको भारत से खदेड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो है कई मूवमेंट्स चलाने पड़े और जो है काफ़ी लंबा स्ट्रगल करना पड़ा, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा भी करेंगे। देखिए, हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ें क्या परिस्थितियां हैं, इसके पहले हमें जो है कुछ चीज़ें समझना आवश्यक होंगी। देखें, इस वीडियो लेक्चर में हम जो है केवल प्रीलिम्स को फोकस करके डाटा देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस होगा कि हम प्री के साथ साथ जो है आपको मेंस का भी मटेरियल प्रोवाइड करें। आप इजीली जो है अगर वीडियोस को नोट्स के फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका जो है बहुत यूज़फुल रहे, आगे आप इनका नोट्स का उपयोग जो है वो मेंस के लिए भी कर सकें। इसके लिए आवश्यक होगा कि आप जो है चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करें, उनको डिटेल में समझने की कोशिश करें, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट को याद ना करें, उसके पीछे का पूरा कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। इस लेक्चर में, इस सीरीज़ में पूरे हम जो है आपको मेंस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देने का प्रयास करेंगे। वो आगे जब टॉपिक्स जैसे बढ़ते जाएंगे आपको जो है क्वेश्चन प्रोवाइड करते जाएंगे। देखिए, अंग्रेज़ों का भारत में आगमन एक स्पॉन्टेनियस घटना नहीं थी, एक ऐसी घटना नहीं थी जो अचानक आज घटित हुई। अचानक जो है एक दिन ब्रिटिशर्स उठे, अंग्रेज उठे और बोले कि चलिए भारत चलते हैं और भारत पर जो है नियंत्रण स्थापित करेंगे, ट्रेड करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे और कुछ समय में पूरे भारत को जीत लेंगे। ये कोई स्पॉन्टेनियस घटना नहीं थी, यह एक क्रमिक घटनाक्रम था। बहुत छोटी छोटी जो है घटनाओं का आगे परिणति के रूप में रिजल्ट आता है कि भारत में जो है अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हो जाती है। अब इस चीज़ को समझना, इस क्रोनोलॉजी को समझना थोड़ा टफ हो जाता है अगर हम केवल और केवल इसे फैक्ट की तरह याद करें। देखिए, आप जो है फैक्ट को याद करने की एक सीमा होती है। आप जो है 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000 फैक्ट याद कर सकते हैं, पर अगर आप जो है एक कंसेप्ट को समझ लें, उसके पीछे की पृष्ठभूमि, उसकी अवधारणा, ये सब कुछ समझ लें तो आप जो है एक कंसेप्ट से 10,000 से ज़्यादा फैक्ट आप जो है सॉल्व कर लेंगे। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होने पर फैक्ट को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 4 में से एक ऑप्शन जो है आप आसानी से सिलेक्ट कर लेते हैं। एटलीस्ट 4 में से 3 ऑप्शन जो है आप इजीली हटा पाएंगे और आसानी से जो है फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए, भारत में अंग्रेज़ों का आगमन ये देखें, इसके पहले हम जो है आपको मैं जो है आपको एक क्वेश्चन देता हूं। अगर आपने जो है प्रीवियस वीडियो देखा होगा, अगर आपने जो है प्रीवियस वीडियो के नोट्स बनाए होंगे तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखिए, एक चीज़ स्पष्ट कर लें कि स्टेट पीएससी और यूपीएससी ये जो है भारत के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है, अनलेस और अनटिल यू आर अ थिंकिंग क्रिएचर। अगर आप एक विचारवान व्यक्ति नहीं हैं, अगर आपने जो है किसी घटना को देखकर, समझकर, सुनकर उसके बारे में आप विचार करके एक तथ्य, एक अवधारणा को नहीं विकसित कर पा रहे हैं, तो स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी, ये जो है टफ एग्ज़ाम हो जाएगा आपके लिए। हो सकता है कि आप जो है प्रीलिम्स निकालने पर मेंस पे जो है आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, आप जो है आगे आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप आसानी से मेंस में भी अपनी आंसर राइटिंग में क्वालिटी ला पाएँ, क्वालिटी इम्प्रूव कर पाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें तो आप जो है फैक्ट के साथ साथ उसके पीछे का कंसेप्ट को समझते चलें। अब देखें, हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स जब भारत आए, ये कुछ समय हम मोटा मोटा देखें, अभी तो हम सारी डेट्स देखेंगे। एक 1600 के आसपास का जो है ये समय है जब जो है कंपनी की स्थापना होती है और ये जो है हमारे यहाँ व्यापार करने के प्रयास प्रारंभ करते हैं। अब ये जो 1600 की डेट है, इस समय
भारत में पहले से ही यूरोपियन कंपनीज का आगमन हो चुका था। हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है कि पुर्तगाली जो है वो भारत में पहले ही आ चुके थे, 1503 में उनकी कंपनी भी स्थापित हो चुकी थी। तो इस डेट से पहले ही भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन था और व्यापार चल रहा था। अब ये सभी कुछ जो घटनाक्रम है, भारत में जो है ब्रिटिशर का आना, आगे सब कार्य होना और अंततः हमें आज़ादी के लिए फ्रीडम स्ट्रगल करना, ये सभी की शुरुआत वास्तव में किस लिए होती है? तो ये शुरुआत वास्तव में होती है ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। अल्टीमेटली जो कंपनीज भारत आ रही थी, उनके भारत आने का उद्देश्य क्या था? उनके भारत आने का मुख्य उद्देश्य था भारत के साथ ट्रेड करना, भारत के साथ व्यापार करना। तो देखिए, जो ब्रिटिश कंपनी थी वे भी जो है मूलतः भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से ही आई थी, पर यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें व्यापार से संबंधित समझना होगी। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप इसके आंसर तक पहुँच पाएंगे और उस आंसर का अंतिम स्टेप मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप जो है क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें। क्वेश्चन लिखिएगा, एक्सप्लेन दी मर्केंटाइल एरा ऑफ यूरोपियन कंपनीज आफ्टर द डार्क एज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। हिंदी में लिखिएगा, यूरोपियन कंपनियों के मध्यकाल के पश्चात, यूरोपियन कंपनीज के मध्यकाल के पश्चात व्यापारिक युग को भारत के परिप्रेक्ष्य में समझाइए। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको प्रीवियस वीडियो में और अभी इस वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं पूरा आंसर तो नहीं लिखा पाऊंगा, पर मैं आपको इसकी हिंट देता हूं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यूरोप में जो मध्यकाल आया था, जिसे अंग्रेजी में जो है डार्क एज ऑफ यूरोप कहा जाता है, इस डार्क एज के बाद जो वहाँ की कंपनीज थीं उनके लिए एक मर्केंटाइल एरा या आप कह लीजिए व्यापारिक युग या वाणिज्यिक युग प्रारंभ होता है। उस युग को भारत के परिप्रेक्ष्य में समझाना है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि ट्रेड ट्रायंगल क्या होता है। ट्रेड ट्रायंगल आपने देखा था। ये जो ट्रेड ट्रायंगल था, यहाँ पर जो है यूरोप होता है, यूरोप से जो है जहाज चलता है, अफ्रीका जाता है। जो प्रोसेस्ड माल होता है, कारखानों से निकला हुआ माल होता है यूरोप से, उसे जो है अफ्रीका छोड़ा जाता है और अफ्रीका से उस प्रोसेस्ड माल को देकर वहाँ से दास खरीद लिए जाते हैं और इन दासों को जो है वही जहाजी बेड़ा कहाँ ले जाता है अमेरिका। और अमेरिका में से जो है वो दास देकर वहाँ से जो है वो बागानों का कच्चा माल खरीद लेते हैं और यही दास जो है अल्टीमेटली काम करते हैं लेबर के रूप में बागानों में, और जो बागानों का कच्चा माल होता है उसे ले जाया जाता है यूरोप में और यूरोप में इस बागान के कच्चे माल से प्रोसेस्ड माल तैयार करा जाता है। ये एक ट्रेड ट्रायंगल था। और अगर हम एक शब्द में पूछें और एक मोटे मोटे सरफेस लेवल पर बात करें कि यूरोप का आज के समय में ईस्टर्न कंट्रीज से आगे होने का या अफ्रीकन कंट्रीज से आगे होने का एक मोटा मोटा रीज़न क्या है, तो उन ब्रॉडर सेंस के रीज़न में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होगा ये ट्रेड ट्रायंगल। ये जो ट्रेड ट्रायंगल था इसने जो है आगे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज दिए यूरोपियन कंट्रीज़ को सरवाइव करने के लिए, चाहे वो कोई सी भी एरा हो जब जो है वाणिज्य कम चल रहा हो, आर्थिक मंदी हो। ये ट्रेड ट्रायंगल के कारण काफ़ी ज़्यादा जो है यूरोपियंस को फ़ायदा हुआ था। इसी ट्रेड ट्रायंगल को ब्रिटिशर्स ने भी कई सालों तक फॉलो करा और इसके बाद इसका ही नेक्स्ट स्टेप था कि ब्रिटिशर जो है वो भारत आते हैं। ओके, अब देखें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हम इस पूरे चैप्टर में जब मैं कंपनी वर्ड यूज़ करूँगा देन मेरा मतलब होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप यहीं इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह नाम जो है ये काफ़ी बाद आया है। 1833 वो समय है, 1833 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम, ये वह समय है जहाँ से यह नाम निकला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके पहले इसके दूसरे भी नाम हैं, मैं वीडियो के लास्ट में इनके नाम कब कब कैसे कैसे चेंज हुए, वो क्या क्रम था जिसका अंतिम जो है परिणाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम। अब देखें, ये समय था 1599 का।
1599 अर्थात 1599 ये वो समय था जब ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों का समूह, इस व्यापारियों के समूह को कहा जाता था मर्चेंट एडवेंचर्स। ये जो थे कुछ व्यापारियों का समूह था, इन्होंने जो है मिलकर एक कंपनी की स्थापना की योजना बनाई। अब ये कंपनी की स्थापना की योजना क्यों बनाते हैं? क्योंकि यूरोप के अन्य देश, फॉर एग्जांपल पुर्तगाल हो, चाहे वह स्पेन हो, चाहे वो डच कंपनीज हो, नीदरलैंड या हॉलैंड की कंपनी भी कहते हैं इसे, ये कंपनी जो है वो ऑलरेडी भारत में ट्रेड कर रही थी, प्लस भारत के साथ ट्रेड करने का जो आधा मार्ग था वो ब्रिटेन पहले ही तय कर चुका था और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। तो तत्कालीन समय के जो वहाँ के व्यापारी थे वह पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए, जिनको हम जो है मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जानते हैं, कुछ व्यापारियों का समूह था, उन्होंने एक कंपनी की स्थापना करी 1599 में। और उस कंपनी का नाम क्या रखा, इसको आप नोट कर लीजिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। नोट करें ध्यान से, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टू ट्रेड विथ ईस्ट इंडीज। ये था इसका वास्तविक पूरा नाम। अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन टू ट्रेड विथ ईस्ट इंडीज। यहाँ इंडिया नहीं है, ईस्ट इंडीज है। और ये नाम कब था? 1599 में। यह उस समय नाम था जब कंपनी को जो है आज्ञा पत्र मिलने वाला था ब्रिटेन की महारानी से पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए। अब देखें, कंपनी की स्थापना हो चुकी थी 1599 में। डेट याद रखिएगा, यहाँ मैं डेट लिखता जा रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। 1599 ये वो डेट थी जब कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। अब हम आगे बढ़ें, भारत में कंपनी आई और इस चीज़ को समझें। उसके पहले 1600, इस डेट को जो है आप ध्यान से समझिए। 1600 की ये वो डेट है जब कंपनी का जो है वो भारत में आगमन होगा। अब इस 1600 की डेट को जरा ध्यान से देखें। 1600 की डेट में इंग्लैंड की जो महारानी है उनका नाम है एलिजाबेथ प्रथम। इसको नोट कर लीजिए कि कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी है एलिजाबेथ प्रथम। प्लस 1600 के समय भारत में कौन सी सत्ता है? तो भारत में है मुगल सत्ता। और मुगल सत्ता का केंद्र अर्थात मुगल सम्राट भारत में उस समय कौन है? तो भारत में इस समय जो है वो सम्राट है मुगल सम्राट अकबर। और अकबर एक सेंट्रलाइज, एक शक्तिशाली शासक है। देखिए, सत्ता तो विकेंद्रीकृत थी, लेकिन पावर जो है वो, अगर शक्तिशाली शासक आता है तो मनसबदारी होते हुए भी जो है वो एक शक्तिशाली शासक होता है, इसलिए मैं केंद्रीकृत शब्द यूज कर रहा हूँ। भारत में तत्कालीन समय में 1600 में राजा कौन है, सम्राट कौन है? वो है अकबर। इंग्लैंड में कौन है? क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। अब देखें, इंग्लैंड में जब स्थापना हुई 1599 में, तो डेट थी 31 दिसंबर 1600। ये वो डेट थी जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जो है वो आज्ञा पत्र दिया पूर्व के साथ व्यापार करने का। पूर्व अर्थात भारत के साथ व्यापार करने का। और व्यापार के साथ साथ व्यापार में एकाधिकार का भी जो है इन्हें पत्र दिया गया। एकाधिकार से मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब है। एकाधिकार अर्थात इंग्लैंड की तरफ से, मोटा मोटा बात करा जाए, देखिए एकाधिकार बहुत स्पष्ट नहीं होता, पर इन अ ब्रॉडर सेंस हम कहें तो इंग्लैंड से जो मेजर कंपनी आएगी, वो मेजर कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम ये जो है अनुमति पत्र दे रहे हैं, वही होगी। ये उनकी तरफ से जो है वो घोषणा की जाती है। तो इंग्लैंड की तरफ से एक बड़ी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत आती है व्यापार के लिए। उसको अनुमति मिलती है एलिजाबेथ के द्वारा। अब देखिए, जब अनुमति मिली, इंग्लैंड की क्वीन है एलिजाबेथ और भारत में सम्राट है, मुगल सम्राट है अकबर। अब यहाँ ध्यान से देखें कि कुछ समय पश्चात अर्थात 1603 में और 1605 में स्थितियाँ बदल जाती हैं। 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, और 1605 में जो है भारत में अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। अर्थात कंपनी की स्थापना के कुछ समय पश्चात ही दोनों ही जगह, जहां से कंपनी आ रही है और जहां को कंपनी को जाना है, वह दोनों ही स्थान के सम्राट या किंग्स की जो है, क्वींस की जो है वो मृत्यु हो जाती है। 1603 में जो है एलिजाबेथ प्रथम की, 1605 में मुगल सम्राट अकबर की। अब इसके बाद
ब्रिटिश कंपनी जो है वो भारत में व्यापार करने के आने का जो है पूरा अपना खाका तैयार कर रही होती है, अपनी कार्य योजना तैयारी कर रही होती है, और जो हमने ट्रेड ट्रायंगल देखा था उससे जो है पाथ निर्धारित करना और पुर्तगालियों के साथ थोड़ा समन्वय स्थापित करना, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पूरे पुर्तगालियों ने जो है वो हिंद महासागर पे कब्जा कर रखा था और उनकी जो है कार्टेज व्यवस्था चलती थी। कार्टेज व्यवस्था अर्थात परमिट सिस्टम चलता था, हिंद महासागर पर चलने के लिए जो है परमिट की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार जो है सामंजस्य बैठाते हुए आगे के समय में जो है ब्रिटिशर्स भारत आने का प्रयास करते हैं। अब देखें ये पहला प्रयास कब होता है, तो यह पहला प्रयास होता है 1608 में। 1608 में जो है पहली बार अंग्रेज भारत में आते हैं, अंग्रेज अर्थात ब्रिटिशर भारत में आते हैं। और वो आता कौन है, तो नाम नोट कर लीजिए, नाम है उसका कैप्टन हॉकिंस। नाम नोट करिए, इसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। देखिए जो कैप्टन हॉकिंस है आप भारत आएंगे और 1608 से ट्रेड स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और आगे तक जो है हम इसे 1707 और 1717 पर एंड करेंगे। देखिए ये जो 1608 है, 1608 की जो डेट है, इसके बाद से चीज़ों को समझने के लिए आप थोड़ा सा जो है गौर करें। आगे हम बहुत सारी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप नोटिस करें कि अंग्रेज जब भारत में आ जाते हैं और आने के पश्चात बहुत लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन इनका रेवेन्यू जो जनरेट होता है, ये रेवेन्यू जनरेट होना बहुत धीमे धीमे स्टार्ट होता है। देखिए 1632 या हम कहें 1664 तक इनका रेवेन्यू जो है वो बहुत अधिक नहीं होता। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 से 1664 तक कोई बहुत अधिक जो है ट्रेड नहीं कर पाई थी। अर्थात इनका जो रेवेन्यू जनरेट होना था, जैसे पोर्चुगीज़ कंपनी जो है हर साल 5, 10, 15 गुना तक जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, इन्वेस्टमेंट के बदले रिटर्न्स जो है वो 15 टाइम्स अधिक आ रहे थे। इसी प्रकार डच कंपनी भी जो है लगातार बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुत अधिक जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। इसकी अपेक्षा में अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत अधिक रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी, और इसके बहुत अधिक रेवेन्यू जनरेट ना कर पाने के बहुत सारे रीजंस थे, जिसके बारे में आगे हम अभी चर्चा करेंगे। आप यहाँ देखिए ध्यान से, इस समय पर जो अंग्रेज थे वे अपने आप को भारत में धीमे धीमे इस्टेब्लिश कर रहे थे। भारत में जितने भी यूरोपियंस कंपनी आई थी, अधिकांश यूरोपियन कंपनीज जो है आगमन के साथ ही अपने साथ हथियार लेकर आए थे। अर्थात भारत में या हिंद महासागर में व्यापार के लिए वो स्पष्ट युद्ध की मंशा से आए थे। उनका मंतव्य था कि व्यापार या ट्रेड हर कीमत पर हो, परंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हर कीमत पर ट्रेड के उद्देश्य से नहीं आई थी। वे जो है युद्ध करने के, किसी भी मायने में युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आए थे हिंद महासागर पे, ना ही व्यापारिक वर्चस्व स्थापित के उद्देश्य था, ना ही जो है वो भारत में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप का उद्देश्य था। शुरुआत में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, आगे परिस्थितियां बनती गईं और चीज़ें जो है वो घटित होती गईं। शुरुआत में जो है कंपनी जब आई तो उसके लगभग 50 सालों तक इनका रेवेन्यू बहुत ही कम था, बहुत लो कैटेगरी का इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। अब देखें जब 1600 में कंपनी बनी, 1603 में जो है क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, भारत में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और 1608 में फिर वहाँ से जो है एक व्यक्ति चलता है, नाम है उसका कैप्टन हॉकिंस। और हॉकिंस जो है वो हेक्टर नामक जहाजी बेड़े में चलता हुआ भारत आता है, और भारत में आने के बाद मुग़ल सम्राट से मिलने की प्रयास करता है, मुग़ल सम्राट से मिलना चाहता है, और उसका जो है प्रतिकार करते हैं, उसका विरोध करते हैं पोर्चुगीज़, जो कि हिंद महासागर में कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। वे कब्जा जमाए बैठे हुए हैं और अंग्रेज़ों का प्रतिकार करते हैं। इसका मुख्य कारण था कि अंग्रेज़ जो है, वे जानते थे पुर्तगाली कि अंग्रेज़ जो है अगर इस स्थान पर जम जाते हैं तो पुर्तगालियों का पत्ता जो है वो कट जाएगा भारत से या हिंद महासागर से। तो इस कारण जो है पुर्तगाली इसका प्रतिकार जरूर करते हैं, पर जो है वे कैप्टन हॉकिंस को मुग़ल दरबार में पहुंचने से रोक नहीं पाते हैं। डेट वही रहती है 1608, और जो हॉकिंस होता है वह मुग़ल दरबार पहुंचता है फरमान लेकर। किसका? एलिजाबेथ की तो मृत्यु हो चुकी है, तो वहाँ के सम्राट का नाम क्या है? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का दूत बनकर हॉकिंस पहुंचता है, और यहाँ पर आपको नोट करना होगा कि हॉकिंस जो प्रार्थना पत्र और वार्तालाप का पत्र लेकर आया था मुग़ल सम्राट के लिए, वह मुग़ल सम्राट अकबर के लिए लेकर आया था।
क्योंकि वास्तव में हॉकिंस को पता ही नहीं था, हॉकिंस और इंग्लैंड तक में जो है खबर नहीं थी कि भारत में सत्ता परिवर्तित हो चुकी है और अकबर की जो है वो मृत्यु हो चुकी है और अकबर के पुत्र जहांगीर जो है वो सत्ता में स्थापित हो चुके हैं। 1505 में मृत्यु होती है और इसके बाद जहांगीर जो है उत्तराधिकार के युद्ध को जीतकर सत्ता में स्थापित होते हैं। इसकी जानकारी इंग्लैंड में या फिर हॉकिंस को नहीं थी। वो जब पत्र लेकर आया था वास्तव में जो है वो अकबर के लिए था, परंतु हॉकिंस ने जो है इसे बहुत एक्सप्रेस नहीं करा, ऐसा कुछ फील नहीं आने दिया। इन्होंने जो है उस बात को बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट करके अपनी बात को प्रेजेंट करा। अब देखें, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इस डेट के बारे में, 1508 की डेट के बारे में। 1508 वो डेट है जब भारत में सेंटर में सत्ता है जहांगीर की, जो एक शक्तिशाली मुगल सम्राट है। हिंद महासागर पर अभी एक छत्र राज चल रहा है, वर्चस्व चल रहा है पोर्तुगीज़ का, और भारत के पूर्वी क्षेत्र अर्थात इस मसाला द्वीपों के क्षेत्र, इंडोनेशिया के क्षेत्र में जो है वह डचों की जो है बढ़िया स्थिति है। डच यहाँ पर स्थापित हैं, भारत में जो है हिंद महासागर में जो है पोर्तुगीज़ हैं और भारत की सेंट्रल में सत्ता स्थापित है मुगल सम्राट जहांगीर की। अब इसको जो है आगे बढ़ते जाएगा, इसको आप जो है इसको थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा कि जब हॉकिंस मिलता है तो हॉकिंस जब मुगल सम्राट से मिलता है तो हॉकिंस कुछ प्रार्थनाओं के साथ मुगल सम्राट के समक्ष अपनी बातें रखता है। अब यहाँ मुगल सम्राट की स्थिति को समझिएगा। पहले से ही जो है भारत में राजनीतिक अस्थिरता रही थी मुगलों के समय भी। उसका रीज़न चाहे वो उत्तराधिकार हो, चाहे विभिन्न कंपनियों के मध्य ट्रेड के लिए वॉर हो, ट्रेड वॉर नहीं कहेंगे इसको, ट्रेड के लिए वॉर हो, तो मुगल सम्राट जो कि हॉकिंस को आज्ञा देना भी चाहते थे। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको यहाँ पर हॉकिंस के बारे में एक बात जानना आवश्यक है। ये जो हॉकिंस महोदय थे, कैप्टन हॉकिंस, ये काफ़ी मृदुभाषी थे, अर्थात ये जो है अपनी बातों को बहुत अच्छे से शुगर कोटेड तरीके से प्रेजेंट करने में मास्टर थे। अर्थात कोई कड़वी से कड़वी या कठिन से कठिन बात को जो बहुत सरल तरीके से एक्सप्रेस कर देते थे। और इसका एक रीज़न ये भी था कि जो मुग़लों की प्रिय लैंग्वेज थी, तुर्की कहें या उसे कहें फ़ारसी, ये जो व्यक्ति थे हॉकिंस, ये काफ़ी ज़्यादा उसमें निपुण थे। अर्थात हॉकिंस को अंग्रेजी तो आती ही थी, साथ ही साथ उसे तुर्की और फ़ारसी लैंग्वेज भी आती थी। तुर्की और फ़ारसी लैंग्वेज बोलने वाला एक गोरा अंग्रेज देखकर जो है वो व्यक्तिगत लेवल पर जहांगीर जो है बहुत प्रसन्न हुए थे। भले ही जहांगीर जो है हॉकिंस की बातों से या उनके प्रस्तावों से बहुत अधिक प्रभावित ना हो, परंतु हॉकिंस के व्यक्तित्व से और ख़ासकर उनके द्विभाषिक होने के कारण, तुर्की फ़ारसी के नॉलेज के कारण जो है वो काफ़ी जहांगीर उनसे प्रभावित हुए थे। अब इस स्थिति को देखते हुए हॉकिंस ने अपनी सारी बात तो जहांगीर से नहीं मनवा पाए, परंतु उन्होंने जो है कम से कम सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति मांगी और जहांगीर जो है इसके लिए मना नहीं कर सके। और 1608 वो डेट थी कि जब जो है भारत में ब्रिटिशर्स की पहली कंपनी स्थापित होने जा रही थी। ध्यान से सुनिएगा, भारत में 1608 में कंपनी स्थापित होने जा रही थी, काम स्टार्ट हुआ था, कंपनी स्थापित नहीं हुई थी और 1608 में उसका कार्य प्रारंभ होता है। तभी हम देखते हैं कि भारत में जो पुर्तगाली थे उन्होंने जो है वो बहुत अधिक दबाव बनाना शुरू करा मुगल सम्राट जहांगीर के ऊपर। अब आप सोचेंगे कि जहांगीर जो है एक शक्तिशाली मुगल सम्राट पूरा यहाँ पर स्थापित है और पुर्तगाली जो है एक छोटे से क्षेत्र में सिमटी हुई जो है सेना लेकर यहाँ समुद्र में स्थापित है। इनका आपस में कोई द्वंद्व जैसी स्थिति ही नहीं है, परंतु वास्तविकता यह थी कि जहांगीर को जो है पुर्तगालियों से काफ़ी काम थे, आगे जो है उनको पुर्तगालियों की आवश्यकता पड़नी थी। भले ही पुर्तगालियों ने आगे जो है उसके लिए मना कर दिया हो, परंतु जहांगीर को पुर्तगालियों की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि पोर्चुगीज़ के पास जो है लेटेस्ट टाइप की गनें थी और मुग़ल साम्राज्य में जो है लगातार विद्रोह चलते रहते थे। बड़े बड़े मनसबदार हुआ करते थे और ये मनसबदार जो है जब चाहे समय के अनुसार जो है विद्रोह कर लिया करते थे और इसको दबाने के लिए हमेशा मुग़ल सम्राट को जो है वो अच्छी मजबूत शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी जो कि पुर्तगाली प्रदान करने में सक्षम थे। तो जहांगीर को चूंकि पुर्तगालियों से काम पड़ना था, जो कि उन्होंने नहीं करा, आगे अभी हम देखेंगे, जहांगीर को चूंकि पुर्तगालियों से काम पड़ना था इसलिए उन्होंने पुर्तगालियों के प्रतिकार के कारण अंग्रेज़ों को या कहें कैप्टन हॉकिंस को
सूरत में खोलने के लिए जो अनुमति दी थी फैक्ट्री खोलने के लिए जो अनुमति दी थी उसको जो है वो कैंसिल करना पड़ा था। अब हॉकिंस जो था वो काफ़ी निराश हो गया। हॉकिंस जो है लगभग 3 साल तक भारत में रहा था। हॉकिंस के रहते में जो है मुग़ल सम्राट ने जो है, आगे हम देखेंगे कि उसको जो है मनसबदार भी बनाया था। तो 1608 में चूंकि जहांगीर ने मना कर दिया था, अपनी आज्ञा को जो है वो निरस्त कर दिया था, उसे समाप्त कर दिया था सूरत में फैक्ट्री के निर्माण से, तो ये जो एक फैक्ट बनता है कि भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। तो याद रखिए, इस फैक्ट को ऐसे ही नोट करें कि भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित की गई थी, परंतु व्यापार वहाँ से प्रारंभ नहीं हुआ था। सेकंड फैक्ट बनता है कि भारत में अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम कहाँ से व्यापार प्रारंभ करा था। तो सर्वप्रथम व्यापार प्रारंभ करा था 1611 में मसूलीपट्टनम से। नोट कर लीजिए ध्यान से कि 1608 में जो फैक्ट्री स्थापित हो रही थी, उसके पहले ही पुर्तगालियों के दबाव के कारण जहांगीर ने उसका काम जो है रोक दिया था। और 1611 की डेट आते आते तक मसूलीपट्टनम के जो लोकल, इसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा, मसूलीपट्टनम को कई जगह पर मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। तो ये मसूलीपट्टनम था, यहाँ के लोकल राजा के द्वारा अनुमति से अंग्रेज़ों ने वहाँ एक फैक्ट्री की स्थापना कर दी, जो कि चालू भी हो गई थी। वो डेट कौन सी थी? 1611 की। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ और कब, आंसर है सूरत 1608 में। अगर पूछा जाता है व्यापार सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ करा गया, तो 1611 मसूलीपट्टनम से या मछलीपट्टनम से। अब आगे देखें तो जो जहांगीर जिससे काफ़ी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित था, नाम था उसका कैप्टन हॉकिंस, जो था बढ़िया द्विभाषिक तुर्की और फारसी का ज्ञाता। इस व्यक्ति को जो जहांगीर था, उसने व्यक्तिगत रुचि के कारण 400 की, ध्यान से देखिएगा, 400 की मनसबदारी प्रदान करी थी। अब आप सभी के मन में, इसको पहले नोट कर लीजिए, 400 की मनसबदारी प्रारंभ करी थी। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न आएगा कि मनसबदारी क्या होती है, या 400 की मनसबदारी क्या होती है, जो कि बढ़ते तक एक समय पे 10,000 और 12,000 तक जाएगी। 12,000 की मनसबदारी भी कई स्थानों पर मिलती है मुगल दरबार में। तो ये मनसबदारी क्या होती है? तो ये जो है, जब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको जो है समझ में आएगा मनसबदार क्या होते हैं, सूबेदार क्या होते हैं, ज़मींदार क्या होते हैं, जागीरदार क्या होते हैं। पर अगर मुझे एक वर्ड में बताना हो तो जो मुग़ल सम्राट होते हैं, ध्यान समझिएगा, जो मुग़ल सम्राट होते हैं ये स्वयं के पास तो बड़ी सेना रखते ही हैं, पर इतने बड़े भारतीय भूभाग को कंट्रोल करने के लिए हर जगह पर सेना तुरंत नहीं पहुंचाई जा सकती। आज के समय में अगर जो है हमारे यहाँ विद्रोह हो जाए तो सेना जो है फाइटर प्लेन से तुरंत पहुंच सकती है, परंतु उस समय कोई फाइटर प्लेन नहीं हुआ करते थे, हाई स्पीड व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे कि आसानी जो है सेना ट्रैवल करके पहुंच जाए। इस स्थिति को देखते हुए जब कभी कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित होता है तो राजा जो है उस क्षेत्र के लिए अलग से एक आर्मी बनाता है, और वो आर्मी जो है किसी एक हेड के अंतर्गत रखी जाती है। तो मोटा मोटा मनसबदार का मतलब होता है वह किसी क्षेत्र का जो है वो लोकली उस क्षेत्र के व्यक्तियों को रिक्रूट करता है सेना के रूप में, और वहाँ की जो है सुरक्षा जिम्मेदारी, या कहें मुग़ल दरबार के ऑर्डर आने पर जो है उनके पास सेना भेजेगा या उनके लिए जो है इस क्षेत्र में कार्य करेगा। और इसके बदले मुग़ल सम्राट जो है या तो उस मनसबदार को पैसे देंगे, और नहीं तो एटलीस्ट उसको एक जागीर देंगे। जागीर अर्थात एक क्षेत्र देंगे जहाँ से वो रेवेन्यू इकट्ठा करके जो है अपना गुजर बसर सेना का और स्वयं का कर सके। उसके पारिश्रमिक के रूप में जागीर उसे दे दी जाती थी, और जागीर का रेवेन्यू वो इकट्ठा करके अपने पास रखता था। यहाँ आपको क्लियर हुआ कि मनसबदारी क्या होती है। तो मनसबदारी का मतलब उसके साथ साथ लगी हुई एक अंक से निकाला जाता है। अब 400 की मनसबदारी इन अ ब्रॉडर सेंस कह सकते हैं कि 400 जो है सैनिक होंगे, 400 सैनिक की वो मनसबदार होगा। पर वास्तविकता में जो हॉकिंस था उसको 400 का मनसबदार तो बना दिया, तो क्या हॉकिंस के पास 400 की सेना थी? वास्तविकता में नहीं थी, ये केवल उपाधि मात्र था। उसको जागीर दे दी गई थी कि 3 साल तक आपका गुजर बसर इस प्रकार चलेगा, ये एक उपाधि की तरह उसे दिया गया था, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं था। परंतु चूंकि मुग़ल सम्राट काफ़ी प्रभावित थे हॉकिंस से, उन्होंने जो है इसको मनसबदारी दी थी। अब
जहाँ वापस आए अपनी स्टोरी पर, तो 1608 में स्थिति ये है कि अंग्रेज़ों को जो है सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति मिली, जो कि छीन ली गई। बमुश्किल मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित कर पाएँ और इसी के साथ हॉकिंस जो है वो वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि 1613 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। देखें, आप इसे एक स्टोरी की तरह समझते जाएं, चीज़ों को हल्का हल्का नोट करते जाएं, आपके कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई भी चीज़ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको आंसर निकालना नहीं, वास्तव में आपका कॉन्सेप्ट आपको आंसर बता देगा। आपको इवन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा जो है उन पर जद्दोजहद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए 1611 में हॉकिंस चले गए वापस। अब भारत में क्या स्थिति बनती है कि 1613 ये डेट आ रही है, वापस 1613 की डेट आ रही है। अब इस डेट के आसपास, एग्जैक्ट समय तो नहीं पता, पर इस डेट के आसपास एक घटना घटित होती है जिसका हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन करा था। वह घटना क्या थी कि जहांगीर के 4 इंपीरियर जहाज़ों का जो है पुर्तगालियों द्वारा अधिग्रहण हो जाता है और उनको अधिग्रहित करके उनके यहाँ लूटपाट की जाती है। और जबकि जहांगीर की जो माताजी थी, उनका इन 4 जहाज़ों में जहाज़ों से आने वाले सामान पर जो है काफ़ी नज़रें थी, काफ़ी इंटरेस्टेड थी वो। ये घटना हो जाती है इसके आसपास। और इसी के साथ एक और घटना होती है कि पुर्तगालियों का और ब्रिटिशर्स का, इन दोनों यूरोपियन कंपनीज का आपस में वॉर हो जाती है। एक युद्ध जैसी स्थिति बनती है हिंद महासागर में। देखिएगा, चीज़ों को कनेक्ट करिएगा। 1608 में कंपनी को जो है अनुमति निरस्त कर दी गई, 11 में जो है वो वापस चले गए। अब पुर्तगालियों के दबाव के कारण वो वापस चले गए। अब जो है हिंद महासागर में पुर्तगालियों ने मुगल सम्राट का अपमान कर दिया है और उन्हीं पुर्तगालियों का वॉर होता है ब्रिटिशर्स के साथ। और इसमें जो है ब्रिटिश रॉयल नेवी जो है वो जीत जाती है, ब्रिटिश सेना जो है वो यहाँ जीत जाती है। और इस जीत से मुगल सम्राट जहांगीर के जो है वो कान खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि वे पुर्तगाली जो अब धृष्टतापूर्ण हरकतें कर रहे थे, बचकानी हरकतें कर रहे थे, मुगल सम्राट को अप्रसन्न कर रहे थे, उन पुर्तगालियों के इलाज के रूप में उन्होंने मिल गया था एक उनका प्रतिद्वंदी। कौन? ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पर पासा पलटता है और 1613 में जिस फैक्ट्री की स्थापना को निरस्त कर दिया था मुगल सम्राट ने, तुरंत जो है उस फैक्ट्री के पुनर्निर्माण को जो है, फिर से निर्माण को जो है अनुमति दे दी जाती है और ये निर्माण जो है पुनः प्रारंभ भी हो जाता है और 13 में ही कंप्लीट भी हो जाता है। तो याद रखिए, सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना का कार्य शुरू हुआ था 1608 में, लेकिन बनकर तैयार होती है 1613 में और 1613 से ही सूरत से ट्रेड प्रारंभ होता है। अब आप समझ गए कि मुगल सम्राट ने क्यों अनुमति निरस्त करी और क्यों पुनः अनुमति दी। अब 1613 से ट्रेड स्टार्ट होता है। पहले इनकी जो है एक फैक्ट्री 1611 में स्थापित हो चुकी है। पुर्तगाली स्थापित हैं हिंद महासागर में, सेंटर में जहांगीर ही हैं। अब आगे देखते हैं, 1615 की डेट आती है। 1615 की एक डेट आती है और ये डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इस डेट तक मुगल सम्राट अप्रसन्न है पुर्तगालियों से। पुर्तगाली एक बार युद्ध में हार भी चुके हैं ब्रिटिशर्स से और ब्रिटिशर्स को सूरत में कंपनी स्थापित करने की अनुमति भी मिल चुकी है। 1615 में एक और राजदूत आते हैं, नाम है उनका थॉमस रो। ये थॉमस रो जो है वो भारत में आते हैं और भारत में आने के बाद मुगल सम्राट जहांगीर से मिलते हैं और जहांगीर इस समय जो है ब्रिटिशर्स को हल्का सा फेवर देने लगते हैं। हल्का सा फेवर देने का रीज़न अभी आपने देखा, हल्का सा फेवर देने लगते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर देने लगते हैं। और 1615 में जो थॉमस रो आए थे उस काम को पूरा कर गए, जो काम जो है हॉकिंस से अधूरा छूट गया था, अर्थात पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति को प्राप्त करना। सारे मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति प्राप्त करना, साथ में कुछ रियायतें प्राप्त करना। अब ये रियायतें क्या थी वो आगे हम जो है वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आपको जो है आगे 2-2 4-4 जो है फैक्ट आपके साथ कहानी में जुड़ते जाएंगे। देखिए, अब जो काम अधूरा था वो लगभग पूरा हो गया थॉमस रो के आने से और 1615 में अंग्रेज़ों की कई फैक्ट्रियां भारत में स्थापित होना प्रारंभ करती हैं और कुछ रियायतें जो शायद कभी पुर्तगाली को नहीं दी गई थी, पोर्चुगीज़ कंपनी को नहीं दी गई थी, उन अनुमतियों के साथ जो है भारत में ट्रेड करने की अनुमति मिलती है ब्रिटिश कंपनी को।
और यहाँ से ब्रिटिश कंपनी जो है वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर जो अपनी कंपनी बनाएगी। अब कंपनी कब बनती है वो आगे हम देखेंगे। अब इस स्टोरी को जो है यहीं 2 मिनट के लिए स्टॉप करें और ट्रेड पर वापस आएँ। देखिए, आपको हो सकता है ऐसा महसूस हो कि बार बार जो है प्रश्न ट्रेड पर क्यों आ रहे हैं, तो आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालें और प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन आप देखें। आपको पैटर्न में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी, एमपीपीएससी हो, इसमें आपको एक सिमिलैरिटी नज़र आएगी कि जो ये यूनिट हम पढ़ रहे हैं, डच कंपनी या फिर इसके आसपास का पूरा चैप्टर, पोर्चुगीज़ कंपनी हो चाहे अंग्रेज़ों की कंपनी हो, इन चैप्टर से क्वेश्चन फैक्ट बेस मेंस में कभी नहीं आते। अगर आपको कभी कभार कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ लिया तो वो बहुत रेयर होगा, अन्यथा की स्थिति में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपसे जो है वो वास्तव में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की घटनाओं के बारे में जानकारी पूछी जाती है। इसको समझने के लिए आपको ट्रेड समझना होगा। अल्टीमेटली आगमन हो किसके लिए रहा है? ट्रेड के लिए। तो देखें, 1615 में थॉमस रो आए हैं और उन्होंने जो है पूरे मुगल साम्राज्य में जो है व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ली है। अब इसको हम आगे देखें, उसके पहले आप एक चीज़ समझें कि 16वीं शताब्दी प्लस 17वीं शताब्दी। अब शताब्दी सेंचुरी जब हम कह रहे हैं 16वीं शताब्दी, तो मतलब क्या है? 1501 से लेके 1599 तक। और अगर मैं 17वीं शताब्दी कह रहा हूँ तो 1601 से लेके 1699 तक। एक कम कर दीजिए, अगर मैं कह रहा हूँ 16वीं शताब्दी, देन आई एम टॉकिंग अबाउट बिटवीन द एरा ऑफ 1501 टू 99, 1501 से 1599। अगर मैं कह रहा हूँ 1700 तो मैं बात कर रहा हूँ 1601 से 1699। तो ये जो 16वीं शताब्दी थी, इस समय जो ट्रेड था भारत में वो मुख्यतः चल रहा था मसालों का, आप कह सकते हैं जड़ी बूटियों का। तो 1500 का जो समय था, 16वीं शताब्दी का जो समय था, ये मेजर ट्रेड का समय था भारत में मसालों का, या फिर आप कहें बिल्कुल डीप में बोलें तो काली मिर्च का, क्योंकि जो है पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ का खाना जो है पूरा नहीं होता था बिना काली मिर्च के। अब जो है 1700 की डेट आएगी, इस डेट में ये जो व्यापार का पैटर्न है वो चेंज हो गया। अब जो पैटर्न था उसमें नई चीज़ें ऐड हुई और वो नई चीज़ें थी 3, और इन तीनों को आप स्ट्रिक्टली नोट डाउन करें। आगे जो है आपसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे, आप देखिएगा जैसे जैसे परीक्षाओं का लेवल इंक्रीज होगा यहाँ पर जो है इससे क्वेश्चन आना प्रारंभ होंगे। याद रखिए 17वीं शताब्दी में व्यापार में एक मेजर चेंज आया, व्यापारिक पैटर्न में एक चेंज आया कि वस्तुओं के व्यापार में काली मिर्च और मसालों का अब स्थान लेने लगे थे कपड़े, खासकर रेशम के कपड़े हों, चाहे भारतीय सूती वस्त्र हों या भारतीय वस्त्र हों, प्लस सॉल्ट पीटर। इनके साथ वस्त्रों के साथ साथ मेजर पोर्शन रहा सॉल्ट पीटर। इसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में जो है सॉल्ट पीटर कहा जाता है, हिंदी में इसे कहा जाता है सोरा। याद रखिए, सीरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, सीरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ सोरा। अब ये सोरा क्या होता है? वैसे तो आप जो है बहुत आसानी से इसकी डेफिनेशन तक पहुंच जाएंगे, सॉल्ट पीटर है तो आप समझ गए होंगे। इसका मेजर उपयोग जो है वो या तो बारूद बनाने में होता है या तो उर्वरक के रूप में होता है। तो जो सोरा है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन द सेंस यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति अभी देखेंगे हम आगे आएगी, तो औद्योगिक क्रांति आई थी उसमें सोरे का बहुत यूज़ होना था। ठीक है, चाहे वो रासायनिक उर्वरक के रूप में करें वो, चाहे वो बारूद बनाने के लिए करें। मेजर पोर्शन तो वैसे बारूद बनाने के लिए होता था। तो 16वीं शताब्दी के समय जो ट्रेड था वह ट्रेड जो मेजरली फोकस्ड था हमारे मसालों पर, काली मिर्च पर, अब वो शिफ्ट हो रहा है सोरे पर, या हमें सॉल्ट पीटर कहें या हम कहें वस्त्रों पर। अब इस चेंज के साथ साथ ब्रिटिश कंपनी भी अब जो है इस ट्रेंड को फॉलो करती है और भारत से सूती वस्त्र हो, चाहे मलमल के वस्त्र हो, चाहे वो सॉल्ट पीटर या सोरा हो, इसका जो है वो ले जाना प्रारंभ करती है और ट्रेड प्रारंभ करती है। इसको आप जो है मन में जो है इसको ध्यान रखें, और आगे जो मैंने आपको मर्केंटाइल एरा से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थात वाणिज्यिक युग से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको जो है इस पर ऐड करें। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं। 1615 में अनुमति मिल रही है। अब मैं आपको एक डाटा बताऊं, एक आंकड़ा बताऊं, तो ये जो ट्रेड है इसको थोड़ा सा इससे रिलेट करें तो 1614 का एक डाटा है जो ये बताता है कि 12,000 करोड़
12,000 करोड़ ये वो संख्या है। इतनी थाने जो है, थाने मतलब क्या होता है, कपड़े के बड़े बड़े बंडल्स होंगे। आप इसे ब्रॉडर सेंस में समझें कि थान का मतलब होता है कपड़े के बड़े बड़े बंडल। तो 12,000 करोड़ थाने जो है वो कपड़ों की भारत से इंग्लैंड भेजी गई थी। डेट कौन सी थी? 1614 या आप इसको मोटा मोटा 1615 भी कह सकते हैं। 1615, और ये वही डेट है जब मुगल पूरे साम्राज्य में जो है ट्रेड की अनुमति मिल चुकी है। किसको? ब्रिटिशर्स को। अनुमति मिली तब 12,000 करोड़ थाने गई थी भारत से, और इस अनुमति के लगभग 50 वर्ष बाद 1664 की ये डेट है। यहाँ पर आप नोट करेंगे तो 7,50,000 करोड़ कपड़े की थाने जो है वो भारत से निर्यात करी गई यूरोप में, भारत से एक्सपोर्ट करी गई यूरोप में। अब आप देख रहे हैं कि जो अनुमति 1615 को थॉमस रो को मिली पूरे मुगल साम्राज्य में ट्रेड करने की, कंपनी से स्थापित करने की, उसका कितना बड़ा इफेक्ट आया कि भारत से जो स्मॉल नंबर में, भले करोड़ आपको दिख रहा हो बहुत बड़ा नंबर, पर ये जो है पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत छोटी संख्या है। 12,000 करोड़ थाने जो है वो भेजी गई थी। वो थानों की संख्या जो है केवल 50 वर्षों में 7,50,000 करोड़ हो चुकी थी। ये जो डाटा है दादा भाई नौरोजी की लिखी बुक से लिया गया है, आप जो है इसको टैली भी कर सकते हैं। देखिए ये जो है ये दोनों ही डाटा बता रहे हैं कि इस अनुमति का कितना हाई इफेक्ट था भारत से होने वाले निर्यात में, एक्सपोर्ट में। अब ये जो है ब्रिटिशर्स को 1615 में अनुमति मिल गई। ट्रेड देख पा रहे हैं आप, कपड़ों का ट्रेंड चेंज हुआ। पहले जो है मसालों से ट्रेंड आया कपड़ों पर, और अब जो है कपड़ों का कितना अधिक निर्यात होने लगा, कपड़े। और इसी प्रकार का डाटा है सॉल्ट पीटर के लिए। प्लीज़ मैं आपको जो है हिंट कर दे रहा हूँ कि ये जो है डाटा आपको पेपर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपसे एमसीक्यू में बहुत रेयरली ही कभी पूछा जाएगा कि ये डाटा बताइए कि कितना जो है भेजा गया था। ये आप मेंस के आंसर राइटिंग में कभी जो है अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इस प्रकार अपनी बात को एक्सप्लेन करते समय आप इस डाटा का यूज़ करें, अन्यथा की स्थिति में इसका जो है उपयोग निरर्थक है, केवल आपके वर्ड जो है वो समाप्त होंगे, है ना। चलिए अब हम देखते हैं 1615 को अनुमति मिल गई। अब भारत में इस डेट के बाद से ब्रिटिशर अपने पांव पसारना चालू करते हैं। यहाँ से जो है वो अपना थोड़ा थोड़ा जो है काम में स्पीड लाते हैं। और काम में स्पीड कैसे लाते हैं इसको हम देखें, उसके पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ब्रिटिशर अभी कुछ ही घंटों में, मतलब हमारे लेक्चर में कुछ ही घंटों में जो है, इस सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो कुछ ही घंटों में पूरे भारत में स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जब पूरे भारत में स्थापित हो जाते हैं तो इनके 3 केंद्र आपको देखने मिलेंगे। एक केंद्र है चेन्नई, एक केंद्र है बम्बई, और सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली केंद्र है बंगाल। और ये जो तीनों केंद्र हैं, अब हम इस ऑर्डर में चलते हुए इन केंद्रों की स्थापना को देखेंगे कि कैसे चेन्नई में प्रेसिडेंसी बनी, कैसे बम्बई में प्रेसिडेंसी बनी, कैसे जो है बंगाल में प्रेसिडेंसी बनी, और कैसे बंगाल की प्रेसिडेंसी सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंसी बनी। और आगे चल के जो है पूरा मुगल साम्राज्य जो है लगभग इन्हीं के अधीन आ गया था। अब इनको जो है हम समझें, उसका कुछ जो है आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ये जो है तीनों ही पोर्ट वाली जगहें हैं, अर्थात इन स्थानों पर जो है लगातार ट्रेड होता है, इन स्थानों से जो है लगातार निर्यात करा जाता है। आयात निर्यात के लिए बेसिक जो है स्थान है वो यही है। अब देखें 15 से जब अनुमति मिली तो इन्होंने लगातार फैक्ट्रीज़ की स्थापना तो करी, लेकिन यहाँ कुछ बाधाएं भी इनको देखने को मिलती हैं। हम बाधाओं के बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करें। तो देखिए 1632 डेट नोट करिए, 1632 ये वो डेट है जब भारत में जो है एक बड़ा परिवर्तन तो नहीं पर बड़े परिवर्तन का संकेत देखने को मिलता है। 32 को जो है गोलकुंडा का एक शासक था। अब जो है शासक का नाम मैं जानबूझकर यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं मेंशन करूँगा तो आप उसे रटने लगेंगे, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये याद रखिए एक गोलकुंडा का क्षेत्र है यहाँ पर, यहीं के आसपास जो है थोड़ा और नीचे रहेगा, डायग्राम ख़राब ना हो इसलिए मैंने वहाँ पर जो है बनाया नहीं है, हल्का सा इस साइड है। ये जो है गोलकुंडा का जो शासक है उसने जो है पूरे गोलकुंडा को अंग्रेजों को जो है वो दे दिया था, किस पर? वार्षिक कर भुगतान पर फ्री ट्रेड के लिए। अर्थात गोलकुंडा के शासक ने कहा कि आप जो है वो गोलकुंडा में फ्री ट्रेड करो, यहाँ पर था ये गोलकुंडा, आप जो है यहाँ पर फ्री ट्रेड करें, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप फ्री ट्रेड करें
परंतु साल भर का जो है आपको भुगतान करना पड़ेगा, और ये साल भर का भुगतान जो होगा यह होगा 500 पैगोडा। ठीक है, अब ये पैगोडा क्या होता है मैं अभी आपको 2 मिनट में बताता हूँ। पहले आप इस चीज़ को समझें कि गोलकुंडा के शासक ने जो है अंग्रेजों को फ्री ट्रेड करना का अर्थ क्या है, या बंदरगाहों का पूरा उपयोग का अर्थ क्या है। अंग्रेज जो है इस स्थान पर शासन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था। गोलकुंडा के राजा ने कहा कि भैया आओ, ये जो है हमारा क्षेत्र, आप इसके राजा बन जाओ, 3000 रुपये 3000 पैगोडा हमको दो और आप यहाँ के राजा, ऐसा नहीं था। गोलकुंडा के राजा ने अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी करी, एक संधि करी, और उस संधि में क्या कहा कि गोलकुंडा जो ये क्षेत्र है यहाँ पर आप ट्रेड करने के लिए फ्री हो, आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, आप हमारे बंदरगाहों का भी पूरा उपयोग करें, आपसे इसके बदले कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स की एक रकम होगी बस, और वो साल के साल आपको चुकानी पड़ेगी, और वो है 3000 पैगोडा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब आप जो है नोट करके लिखिए ये पैगोडा होता क्या है। तो अगर आपको पता हो, आपने जो है पहले पढ़ा हो पैगोडा के बारे में, तो पैगोडा वास्तव में होते हैं सोने के सिक्के। सोने के जो है लगभग जो हमारे 10 रुपीज़ का कॉइन होता है उतना बड़ा जो है एक सिक्का होता है, उसे पैगोडा कहा जाता है। कई जगह इसको स्वर्णिम पैगोडा कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा कहने की आवश्यकता नहीं है, पैगोडा का स्वतः अर्थ है सोने का सिक्का। जो पैगोडा होते हैं इसके बारे में एक फैक्ट और आप ध्यान रखिए, ये जो पैगोडा छापने का काम था, पैगोडा अर्थात सोने के सिक्के बनाने का काम था, ये काम जो है वो डचों ने स्टार्ट करा था। और यहाँ आपको इसेंशियल रूप से पता होना चाहिए कि डचों ने ही पैगोडा का प्रोडक्शन स्टार्ट करा, और ये जो है पैगोडा का प्रोडक्शन कहाँ स्टार्ट करा, तो वो जगह थी पुलिकट में। पुलिकट में गोल्ड्रिया, यहाँ नाम नोट कर लें, गोल्ड्रिया एक स्थान है पुलिकट का, वहाँ पर जो है ये पैगोडा छापा करते थे। आप इसको याद रखिए, पुलिकट यहाँ पर है। ठीक है, पुलिकट यहाँ पर है, और इस स्थान पर जो है उसके पैगोडा का यूज़ हो रहा है। अंग्रेज जो है डचों के छापे हुए सिक्के पेमेंट के रूप में 500 रुपये दे रहे हैं, 500 पैगोडा दे रहे हैं, और इन 500 पैगोडा के भुगतान के साथ फ्री ट्रेड कर रहे हैं। अब जो है ये फ्री ट्रेड प्रारंभ हो गया 500 पैगोडा के भुगतान से 1632 में गोलकुंडा में। अब इसके बाद एक बड़ा परिवर्तन सेकंड आता है 1639 में। 1639 की ये वो डेट है जहां से अंग्रेज जो है अब अपनी प्रेसिडेंसी की स्थापना की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 1632 में क्या हुआ था, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपनी स्थिति को मजबूत करा, जो है रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करा, 500 पैगोडा से रेवेन्यू आने लगा इनका, 500 पैगोडा का भुगतान कर दिया और लगातार ट्रेड करा, फ्री ट्रेड करा, बंदरगाह का ज़बरदस्त उपयोग करा, तो कुछ ही 5-7 सालों में ही इनके पास जो है पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया था। पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया था, भले ही धन की मात्रा यहाँ ज़्यादा ना हो, परंतु इन्हें एक समझ आ चुकी थी कि भारत के अंदर ट्रेड करने की अपार संभावनाएं हैं। और ये अपार संभावनाएं क्यों हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि मुग़ल सत्ता ऊपर केंद्र में स्थापित है, और अगर हम इनसे व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लें तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे का सौदा सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ एक मुश्त रकम देने के बाद ज़बरदस्त ट्रिमेंडस रेवेन्यू जनरेट हुआ था ब्रिटिशर्स को। इस भयंकर रेवेन्यू को देख के जो है वो अंग्रेज जो है वास्तविक भाषा में, जो स्लैग लैंग्वेज में बोलें तो बोरा से गए थे। उन्हें जो है यह समझ में आ चुका था कि अब जो है हमें बहुत जल्दी ही जो है इसे आगे बढ़ाना होगा, और एक हमें बड़ा क्षेत्र चाहिए, एक बड़ा एरिया चाहिए जहां हम जो है अपनी बड़ी फैक्ट्री स्थापित करके इसे कई गुना बढ़ाएं। और इसी क्रम में सबसे पहले उनके सामने जो है क्षेत्र इन्हें जो आया, या हम कहें सबसे समीप का क्षेत्र जो मिला, जो आसानी से इन्हें प्राप्त हो सकता था, वो था मद्रास। वास्तव में अभी के करंट के समय में आप इसे तमिलनाडु या चेन्नई के नाम से जानते हैं। ये उस समय जो है इसे मद्रास कहा जाता था, और मद्रास को जो है 1639 में अपनी 32 की मिली समझ के कारण ब्रिटिशर्स ने पट्टे पर ले लिया। पट्टे पर ले लिया मतलब एक मुश्त रकम उन्हें दे दी, और एक बहुत लंबे समय के लिए चेन्नई जो है वो इनके पास आ गया। अब यहाँ से जो है स्थितियाँ थोड़ी थोड़ी गंभीर होती जाएंगी। आप इसे समझें, 39 में जो राजा था, यहाँ पर राजा का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, स्थान का नाम याद रखें, चंद्रगिरी का जो राजा था उसने जो है वो मद्रास अंग्रेजों को दे दिया था। इस मद्रास जब पट्टे पर प्राप्त हुआ तो ब्रिटिशर्स ने जो है
इस स्थान पर एक बड़े बंदरगाह का निर्माण करा। आप सभी जानते हैं तमिलनाडु का जो एक बहुत फेमस पोर्ट है, इस स्थान पर बड़े बड़े बंदरगाह उन्होंने बनाए और यहाँ से निर्यात का काम स्टार्ट करा। और अंग्रेजों ने 39 के बाद अपने आप को जो है चेन्नई में इस्टेब्लिश करना प्रारंभ कर दिया, मद्रास में इस्टेब्लिश करना प्रारंभ कर दिया। अभी के समय उसे चेन्नई कहा जाता है। अब 39 तक अंग्रेज जो है वो यहाँ स्थापित हो चुके थे। अब थोड़ा ध्यान से देखें, आप पैटर्न देखें कि अंग्रेज जो आए हैं अभी 1608 में डेट आ चुकी है 1640 तक की, एक वर्ष अपन बढ़ा दें तो 1640 तक की डेट आ चुकी है। अब तक ब्रिटिशर्स का कोई बड़ा केंद्र उत्तर भारत में नहीं है। एक फैक्ट्री छोटी मोटी सूरत में है, थोड़ा बहुत ट्रेड जो है बिहार पटना में चल रहा है, बहुत बड़ा जो है ट्रेडिंग यूनिट उनकी उत्तर भारत में नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका वास्तविक कारण है ब्रिटिशर्स की समझदारी। वे जानते थे कि अभी जो है पोर्चुगीज़ और डच जो है जी जान लगा कर लड़ रहे हैं और जो मुग़ल साम्राज्य है वो बेहद शक्तिशाली है। ऊपर जाना, उत्तर भारत में व्यापार करना एक बहुत कठिन काम है। बजाय हम दक्षिण भारत में ट्रेड करें वो जो है वो काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो उन्होंने अपना फोकस जो है दक्षिण भारत में रखा और भरपूर निर्यात करा और एक्सपीरियंस गेन करा भारत की राजनीति का। और ये आगे एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और अभी ये भी देखेंगे कि कैसे जो है एक मुग़ल सम्राट ने पूरे अंग्रेज़ों को जो है एक बार भारत से खदेड़ कर बाहर भगा दिया था, बाहर निकाल दिया था और आगे जो है वापस ब्रिटिशर्स को आने के लिए जो है मुग़ल दरबार में हाजिरी देना पड़ी थी। अभी देखते हैं, मद्रास इनको जो है 39 पर पट्टे पर मिल गया। इसके पश्चात जो एक्सपीरियंस मिला इससे अंग्रेज समझ चुके थे कि अब हम जो है भारत में आगे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और सशक्त करने के लिए हम जो है प्रयास कर सकते हैं। और इसके लिए जो है इन्होंने आगे एक स्थान का नाम है बंगाल, और बंगाल में हुगली एक जगह है। हुगली जो अभी के समय में तो एक रिवर का नाम है हुगली, पर आप इसे समझे हुगली जो है पहले के समय में एक स्थान का नाम था। वर्तमान में जो है हुगली एक रिवर है, वेस्ट बंगाल की रिवर है और कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। और वास्तव में हुगली कोई इंडिविजुअल रिवर नहीं है, गंगा का ही एक पार्ट है। हुगली एक धारा है गंगा की जो कि आगे जो है वो जाकर सागर में मिल जाती है। तो हुगली पहले एक स्थान का नाम था, अभी तो रिवर का नाम है। तो ये जो हुगली एक स्थान था 1551 में 1651 में जो है ब्रिटिशर्स ने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित करी। कहाँ पर? हुगली में। अब यहाँ तक 50 तक जो है थोड़ा थोड़ा वो सेंटर पे उत्तर भारत में आने लगे थे। अब यहाँ से देखिए एक उनकी स्थान जो है वो पक्का हो गया। 10-12 साल में 15 साल में जो है चेन्नई में पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो गए थे। अब इनका जो सेकंड स्थान था, इनका जो सेकंड स्टेप था और सेकंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था इंग्लैंड में घटित कुछ घटनाओं का क्रम। अब ये क्या घटनाएं थी तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए डेट आ चुकी है 1650 की। अब हम आगे जिस डेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो ये दो डेट है, 1661 और 1668। अब यहाँ 1650 के बारे में बात करते हैं, 1650 के बारे में बात करते हैं। ये जो अंग्रेज हैं चेन्नई में स्थापित हैं, सेंटर पे जहांगीर चल रहे हैं। अब जो है आप पुर्तगालियों की स्थिति को थोड़ा सा देखें तो यूरोप में पुर्तगाल की स्थिति लगातार जो है वो ख़राब होती जा रही थी और इसके ख़राब होने का बहुत सारे कारण थे। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था कि पोर्चुगीज़ की जो स्थिति जो है किस कारण से यूरोप में ख़राब हो रही थी। इन अ ब्रॉडर सेंस पुर्तगाल जो है वो स्पेन के साथ मिलकर बहुत सारे कार्यों में लगा हुआ था और उसकी आर्थिक स्थिति लगातार ख़राब आ रही थी, शासक भी अयोग्य थे। तो पुर्तगाल की स्थिति समय के साथ ख़राब होती जा रही थी यूरोप में और यही कारण था कि भारत में भी पुर्तगालियों की स्थिति जो है वो ख़राब हो रही थी। 1650 के आसपास तक जो है पुर्तगाल में पतन का जो है एक दौर स्टार्ट हो गया था और भारत में ब्रिटिश कंपनी जो है एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ रही थी। 1661 के आते आते 1660 के दशक से आते आते जो है वो पुर्तगाल अपनी स्थिति को सुधारने के निरंतर प्रयास कर रहा था और इन्हीं प्रयासों का एक क्रम में एक घटना घटित होती है कि पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी, राजकुमारी का नाम था कैथरीन। कई जगहों पर जो है कैथरीन लिखा हुआ है या कैथरीन लिखा हुआ है, दोनों ही जो है वो सही हैं। वास्तव में उच्चारण का, प्रोनाउंसिएशन का जो है केवल फ़र्क है।
तो ये जो है 1661 का वो समय था जब जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का जो है विवाह कराया जाता है इंग्लैंड के राजा विलियम के साथ। अब ये जो है इंग्लैंड के राजा के साथ इनका विवाह क्यों कराया गया, कारण क्या स्पष्ट था कि पुर्तगाल की स्थिति यूरोप में खराब हो रही थी और उसको सुधारने के प्रयासों की श्रृंखला में एक यह कदम था कि इंग्लैंड जो कि उस समय अच्छा ट्रेड कर रहा था, एक अच्छी स्थिति में था यूरोप में, उसके साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करना, ये काफ़ी स्मार्ट अप्रोच थी और इसका वास्तव में पुर्तगालियों को जो है वो फ़ायदा भी मिला। अब वो तो जो है वो यूरोप की घटना है, उससे हमें क्या लेना देना, पर इस घटना के कारण भारत में अंग्रेज़ों की स्थिति काफ़ी सुधरी, चूँकि यूरोप में ब्रिटेन और पुर्तगाल का जो है वो सामंजस्य स्थापित हो गया था। इसी कारण भारत में भी ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच में जो है वो संघर्ष समाप्त हो गया। इसी बीच 1961 में जब विवाह हुआ तो पुर्तगालियों के द्वारा, पोर्चुगीज़ कंपनी के द्वारा जो है वो इंग्लैंड के राजा को जो है दहेज के रूप में, डाउरी के रूप में जो है वो बम्बई जो है दिया गया था। बम्बई वास्तव में आज के समय का मुंबई कह लीजिए या पूरा महाराष्ट्र कह लीजिए। आज़ादी के बाद महाराष्ट्र से ही जो है, मुंबई से ही महाराष्ट्र गुजरात के जो है क्षेत्र बने थे, गुजराती और मराठी भाषी क्षेत्रों को अलग करा गया था बम्बई में से, और उसी का एक क्षेत्र मुंबई बना था। तो उसको आगे ना बढ़ाएं, अपन इस तरफ आएँ तो बम्बई जो है वो पूरा क्षेत्र पुर्तगालियों के द्वारा जो है दहेज के रूप में किसको दे दिया गया, ध्यान से सुनिए, दे दिया गया ब्रिटेन के राजा को, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला कब, वो मिला डेट थी 1668। अब जो है इनको ये प्राप्त होने के बाद, और ये भी मिला कैसे था, बहुत नॉमिनल चार्ज पर, बहुत ही थोड़े पैसे के चार्ज पर, वो भी 10 पाउंड के। अब आप सोचें पूरा बम्बई, जिसमें जो है बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, पूरा महाराष्ट्र के साथ गुजरात का भी कई क्षेत्र इंक्लूड होता है, ये पूरा बम्बई मात्र 10 पाउंड वार्षिक देने पर जो है वो किसको मिल गया, हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बम्बई को अब जो है आने वाले 30-40 सालों में बहुत ही शानदार प्रेसिडेंसी के रूप में इसको स्थापित करेगी। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न आएगा कि ये जो बम्बई है, इतना बड़ा क्षेत्र दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने कैसे दे दिया, और पुर्तगालियों को मिला तो मिला, उसके बाद जो विलियम राजा थे उन्होंने अंग्रेज़ों को भी इतने कम मानदेय पर, इतने कम ब्याज पर, इतने कम धन राशि पर जो है वो कैसे दे दिया। इसका कारण था कि जैसा बम्बई आज हम देखते हैं, बम्बई उस समय वैसा नहीं था। ट्रेड वहाँ से होता था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा स्थान था, आयात निर्यात का बहुत बड़ा स्थान था, पर जितना बड़ा आज के समय में दिखता है, उस समय कंटेम्प्रेरी हम देखें तो उतना बड़ा जो है वो केंद्र नहीं था। केंद्र उसके ऊपर गुजरात में था, उससे गुजरात की अपेक्षा यह एक छोटा स्थान था एज़ कम्पेयर टू, अगर हम थोड़ा मटेरियलिस्टिक होकर देखें तो गुजरात की अपेक्षा पिछड़ा हुआ था, तो सूरत की अपेक्षा थोड़ा पिछड़ा हुआ था। तो बम्बई आज जैसा दिखता है वैसा उतना एक्सट्रीम जो है हाई लेवल पर नहीं था, वो जो है एक ट्रेडिंग का स्थान अवश्य था। तो 1668 में जो है मिल जाता है बम्बई किसको, अंग्रेज़ों को। किससे, तो राजा विलियम से, जो ब्रिटेन के थे, जिनको ये दहेज में प्राप्त हुआ था। अब देखिए 1639 में जो है ये चेन्नई में स्थापित हो गए, कुछ ही समय में, जहाँ पर जो है बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी की स्थापना करी, इनको ये पट्टे पर मिल गया था। एक जो है एक क्षेत्र बम्बई, इनको जो है ब्रिटेन के राजा से मिल गया, और ब्रिटेन के राजा को दहेज में मिला था। मिला किससे, पुर्तगालियों से। तो 2 जगह इनकी प्रेसिडेंसी की स्थापना के लिए जो है वो पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। अब इनकी सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी 1651 में जो है बनना स्टार्ट होती है, जब पहली बार अंग्रेज़ों ने जो है फैक्ट्री की स्थापना करी हुगली में। क्लियर है। अब यहाँ तक हमारा एक जो है स्टोरी का, आप या कहें कॉन्सेप्ट का सेक्शन समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे 1651 के बाद की स्थिति में। अब देखें 1651 तक लगभग 50 साल हो चुके हैं अंग्रेज़ों को भारत आए। आप समझ जाएं 1675 तक, और इसको 1680 भी कह सकते हैं।
इस समय तक अंग्रेज जो है भारत में लगातार व्यापार कर रहे हैं और ट्रेड पर ट्रेड करे जा रहे हैं। इनकी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है, बहुत आसानी से जो है ट्रेड चल रहा है। अब मुगल सत्ता परिवर्तित हो चुकी है, जहांगीर के जो है हटा दिया गया है उत्तराधिकार के युद्ध में। मुगल जो है राजकुमार औरंगजेब जो है दारा शिकोह को हरा कर जो है गद्दी पर बैठ चुके हैं। डेट आ चुकी है 1680 की। अंग्रेज फुल अपने चार्म में जो है व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड जो है नॉन स्टॉप जारी है। 1680 की डेट है। अब जो मुगल बादशाह हैं औरंगजेब, इन्होंने जो है अपनी नीति में एक परिवर्तन करा, और नीति में परिवर्तन क्या था? वह परिवर्तन था कि एक टैक्स इंट्रोड्यूस करा भारत में, और उस टैक्स का नाम क्या था? जजिया। ये जो जजिया एक इस्लामिक कर है। अभी इसके बारे में ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ये जो इस्लामिक कर क्या है, तो इन अ सिंपल वे मैं आपको बताऊं तो इस्लाम में 4 प्रकार के टैक्स हैं: जजिया, जक़ात, खम्स, खरास। ठीक है, अब मैं इन टैक्सेस के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस आप इतना जान ले, जजिया जो है वो धार्मिक कर होता है, और इस्लाम को ना मानने वाले या नॉन मुस्लिम्स से, ना मानने वाले थोड़ा सा जो है रेडिकल हो जाएगा, आप इसे ऐसे समझें कि इस्लाम को फॉलो ना करने वाले यानी कि अदर रिलीजन वालों से जजिया लिया जाता था, और ये एक धार्मिक कर था। ये कर मेनली लिया जाता था उनकी सुरक्षा के बदले, कि इस्लाम को जो फॉलो कर रहा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो मुगल सम्राट की है ही, पर अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा भी हो जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसके बदले जो है टैक्स लिया जाता था जिसे कहा जाता था जजिया कर। क्लियर है? अब ये जो जजिया कर था, यह जजिया कर भारत में इंट्रोड्यूस पहले ही हो चुका था, पर औरंगजेब ने जजिया कर पुनः इंट्रोड्यूस करा 1680 में। अब इससे क्या हुआ तो इसको समझिएगा। 1680 में जजिया कर जब पूरे भारत पर लगा, तो यह जजिया कर पुर्तगालियों पर भी लगा, डच पर भी लगा और अंग्रेज़ों पर भी लगा। अर्थात वे अंग्रेज जो कई जगह, खासकर चेन्नई, गोलकुंडा इस क्षेत्र में फ्री ट्रेड कर रहे थे, बिना किसी रोक टोक के ट्रेड कर रहे थे, वार्षिक कर भुगतान पर जो है ट्रेड कर रहे थे, अब उन्हें एक अलग से टैक्स देना पड़ रहा था। और वो टैक्स कौन सा था? तो औरंगजेब द्वारा लगाया गया 1.5% का जजिया कर। अब जो है अंग्रेजों को इस पर जो है इनका दिमाग सड़कना प्रारंभ हुआ। इनका जो है दिमाग खराब हो गया कि वो फ्री ट्रेड जो इतनी मुश्किल से इन्हें प्राप्त हुआ, अब मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा जो है उस पर कुछ अंकुश लगाया जा रहा है, या आप कहें उस एकाधिकार को जो है समाप्त करने का प्रयास करा जा रहा है मुगल सम्राट के द्वारा। और यहाँ से स्थिति में कुछ परिवर्तन आना प्रारंभ होता है। यहाँ नो डाउट औरंगजेब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्परर में से एक था, साम्राज्य के राजाओं में से एक था जो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था, एक बड़ी सेना थी और पावरफुल लीडर के रूप में औरंगजेब जो है भारत में शासन कर रहा था। इस समय औरंगजेब के समक्ष 1688 का ये समय है। आप इस डोट को जो है नोट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि ये डेट कौन सी थी। आप ब्रॉडर सेंस से समझें कि 1688 के आसपास का जो है एक समय है, और ये समय पर भारत में जो है अंग्रेजों ने जो है मुगल सत्ता के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया, और कई स्थानों पर जो है मुगलों का या उनके सैनिकों का, उनके सेनापतियों का जो है वो अपमान करा गया। अपमान क्यों करा गया? इसके पीछे का मेजर रीज़न था कि 1680 में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाया गया, जिसके कारण ब्रिटिशर्स की स्थिति लगातार खराब हो रही थी। इस खराब स्थिति को देखते हुए 1688 में अंग्रेज़ों ने मुगल सम्राट के कई रिप्रेजेंटेटिव्स का अपमान करा, कई जगह पर उनके साथ लूटपाट भी करी, और इसका केंद्र था खासकर बंगाल में, हुगली की फैक्ट्री के आसपास। अब इस घटना की जानकारी जब 1688 में ही, इसको कई जगह जो है 1686 भी लिखा गया है, बोथ डेट जो है वो सही है, लेकिन नोट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 1688 या 86 का वो समय था जब अपमान के बाद मुगल सेना ने जो है अंग्रेज़ों से बदला लेने की ठानी, और 1688 तक मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों के खिलाफ शानदार तरीके से मोर्चा खोला। और ये वो समय था जब अंग्रेज़ों को जो है मुगल बादशाह औरंगजेब ने जो है भारत से खदेड़ कर बाहर कर दिया था।
चाहे वो मुसलीपट्टनम की फैक्ट्री हो, चाहे वो बम्बई में उनकी फैक्ट्रीज़ हो, मुग़ल सेना ने लगातार जो है अंग्रेज़ों पर हमले करे और अंग्रेज़ों के काफ़ी किले नष्ट कर दिए गए, कंपनी को जो है नुकसान पहुंचाया गया और बंगाल से तो जो है उनका पत्ता ही साफ कर दिया गया। पूरे जो अंग्रेज थे वो जाकर एक फॉल्टर नामक छोटा सा द्वीप है, नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से जो है बंगाल से जो है अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरीके से जो है मुग़ल सम्राट द्वारा खदेड़ा गया और खदेड़ कर जो है उनको भगा दिया गया और बहुत आखिर में जाकर एक द्वीप में जो है इन्होंने शरण ली और द्वीप का नाम था फॉल्टर द्वीप। इसके लिए ये जो पूरी घटना हुई, यानी कि जजिया कर इंट्रोड्यूस करना, जजिया कर के कारण 1688 में अंग्रेज़ों का विरोध करना और उस विरोध के प्रतिकार के रूप में जो है मुग़ल सम्राट द्वारा भारत से अंग्रेज़ों का सफाया सा कर देना, इस पूरी घटना को जो है कई राष्ट्रवादी लेखकों ने, आप पाएंगे बहुत सारे जो है राइटर्स ने कहा था कि भारत में अंग्रेज़ों का आज़ादी से पहले एक बार समापन जो है औरंगजेब ने कर दिया था। इसे जो है इस प्रकार उपमा दी जाती, कई बार जो है इसे क्वेश्चन पेपर्स में पूछा भी गया है, तो थोड़ा सा आप इसे याद रखेंगे। 1686 से 88 के बीच की घटना थी। अब यहाँ पर अंग्रेज जो है वो काफ़ी बुरी तरह से मुग़ल सम्राट से हारे थे और ये हार छोटी मोटी हार नहीं थी, बहुत ज़बरदस्त हार थी, 100-1 की हार थी। और इस बुरी हार से अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वह सीख क्या है कि मुग़ल सम्राट को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। अर्थात मुग़ल सम्राट जो है नो डाउट अल्टीमेट लीडर है भारत का और उसके पास जो है पर्याप्त सेना है, ब्रिटिशर्स को वो कभी भी जो है वो उनका पत्ता साफ कर सकते हैं। ये सीख अंग्रेज़ों को मिली और इस सीख को जो है अंग्रेज़ों ने बहुत लंबे समय तक याद रखा। इवन आप प्लासी और बक्सर का युद्ध भी देखते हैं, जो बक्सर का युद्ध था, प्लासी का युद्ध था, उसमें डायरेक्ट और एक बार इनडायरेक्ट रूप में जो है मुग़ल सम्राट युद्ध में हार भी जाते हैं, तो भी मुग़ल सेनापतियों द्वारा, मुग़ल सेना के हार जाने पर भी ब्रिटिशर्स के द्वारा मुग़ल सम्राट की ना ही हत्या की जाती है और ना ही जो है बहुत अधिक, मतलब ऑन पेपर तो हम कह सकते हैं बहुत अधिक कोई अपमान की स्थिति जो है निर्मित नहीं होती। एक संधि से जो है वो मामला समाप्त होता है। निष्कासन जो है अंग्रेज बहुत समय बाद ही कर पाए मुग़ल सम्राट का, वो भी 1857 की क्रांति में। तो ये जो है क्रांति के बाद, तो ये जो है पूरी स्थिति क्यों बनी, क्योंकि अंग्रेज को एक बार मुग़ल सम्राट औरंगजेब ने ज़बरदस्त जो है तरीके से भारत से बाहर भगाया था। अब अंग्रेज जो है आप समझ लें कि यहाँ से उनका जो है पत्ता साफ सा होता दिखा, लेकिन तभी एक व्यक्ति इंट्रोड्यूस होता है। व्यक्ति का नाम है, आप इसे नोट करें, व्यक्ति का नाम है जॉब चार्नॉक। ठीक है, इसको जो है कई जगह जॉब चार्नाक भी कहा जाता है, बोथ आर राइट, जो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, आप इसे जो है नोट कर सकते हैं। तो ये जॉब चार्नॉक जो है वो जो है फॉल्टर द्वीप से निकलते हैं और मुग़ल दरबार प्रस्तुत होते हैं और अपनी की हुई हर गलती को मानते हुए मुग़ल सम्राट से क्षमा याचना करते हैं और यह क्षमा याचना मुग़ल सम्राट स्वीकार भी कर लेते हैं। ये जो है थोड़ी हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन वास्तव में मुग़ल सम्राट जो है ये जानते थे कि जितना अच्छा रेवेन्यू ब्रिटिशर जनरेट करके दे रहे हैं, इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने की तत्काल व्यवस्था जो है वो मुग़ल दरबार में उपस्थित नहीं है, मुग़ल सम्राट के पास उपस्थित नहीं है। इतना बढ़िया रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिशर्स या यूरोपियन कंपनीज ही जनरेट करके दे सकती हैं और इसी के कारण, सिर्फ इसी तथ्य के कारण जो है मुग़ल सम्राट ने पुनः भारत में अंग्रेज़ों को अपनी फैक्ट्रीज़ में काम करने की और उनके जो है व्यवसाय पहले जैसा चलाने की जो है अनुमति दे दी। कुछ शर्त थी उसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें जो है 1.5 लाख रुपए जुर्माने के रूप में भरने के लिए कहा था। कंपनी ने जो है आसानी से उस जुर्माने को भर दिया था और कुछ शर्तें भी लगाएं कि आप जो है कई स्थानों पर किलेबंदी नहीं करेंगे, फलान चीज़ नहीं करेंगे, ढिमकान चीज़ नहीं करेंगे। ये तो जो है बहुत सिंपल सी शर्तें थी। ब्रिटिशर्स जो है हर स्थिति में जो है व्यापार वापस पाना चाहते थे, हर शर्त को उन्होंने एक्सेप्ट करा और 1690 से इनका व्यापार जो है पुनः पहले की तरह प्रारंभ हो चुका था। 1690 में पुनः व्यापार प्रारंभ हो गया। अब देखिए 1690 के बाद ब्रिटिशर इस एक्सपीरियंस के साथ, इस अनुभव के साथ कि मुग़ल सम्राट को जो है हल्के में ना लिया जाए, आगे बढ़ते हैं, आगे अपना जो है कार्यक्रम जारी रखते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना अगली होती है, इसे नोट करिएगा। 1698 को, इसके 8 वर्ष पश्चात 1698 को भारत के 3 गांव, बंगाल जो में स्थित हैं, जो कि 3 गांव, तीनों गांव का नाम नोट करें। पहला है कालिकाता, दूसरा है सूतानाती,
कालिकता, सूतानाती और थर्ड और इम्पोर्टेंट गोविंदपुर। ये तीनों गांव जो कि पूरी तरह से बंगाल में ही स्थित हैं, वेस्ट बंगाल में स्थित हैं। सूतानाती, कालिकता और गोविंदपुर, ये 3 गांव जो है अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं। किसके द्वारा? बंगाल के सूबेदार के द्वारा। और सूबेदार का नाम यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अजीमुस्साहन। इसको जो है कई स्थानों पर अजीमुस्साहन भी कहते हैं या साहन भी कहते हैं। बोथ नेम्स आर राइट। अजीमुस्साहन जो है बंगाल में सूबेदार था और उस सूबेदार ने 3 गांव सूतानाती, कालिकता और गोविंदपुर, ये तीनों जो है वो किसको दे दिए? ब्रिटिशर्स को दे दिए। और इन तीनों को ही मिलाकर आगे ब्रिटिशर एक नगर की स्थापना करते हैं, नाम जिसका आप सभी को पता होगा, कैलकटा या कलकत्ता या कालिकता, जो है इस नगर की स्थापना करते हैं। और स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? तो स्थापना करने वाला व्यक्ति है जॉब चार्नोक। क्लियर है? 1698 में। अब यहाँ से धीरे धीरे जो है वह स्थितियाँ बदलना प्रारंभ होती हैं और स्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदलने लगती हैं। किस डेट के बाद? तो अब जो है यहाँ से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। देखिए 1707 ये वो डेट है जब जो है भारत में अंतिम महान शक्तिशाली मुगल सम्राट, नाम है उनका औरंगजेब, की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात एज ऑलवेज हर मुगल सम्राट की मृत्यु होती है और उत्तराधिकार का युद्ध होता है। ऐसा ही फिर से औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्टार्ट हो जाता है। लगातार जो है वो उत्तराधिकारियों का युद्ध जारी रहता है। जिस प्रकार औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराकर जो है साम्राज्य प्राप्त करा था, आगे इनके उत्तराधिकारी भी सेम चीज़ को फॉलो करते हैं और भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच में एक डेट आती है 1713। ये वो इम्पोर्टेंट डेट है जिस समय भारत का जो है सम्राट बनता है, मुगल सम्राट बनता है। नाम होता है इसका फर्रुखशियार। ठीक है, नाम इसका नोट कर लीजिए। 1613 में जो है मुगल सम्राट बनता है फर्रुखशियार। अभी जो फर्रुखशियार के बारे में आप याद रखें, यह बहुत योग्य व्यक्ति नहीं था। फर्रुखशियार जो है एक बहुत ब्रॉडर सेंस में कहें तो एक जो है बहुत महान व्यक्ति नहीं था। समझ के तौर पर और ज्ञान के तौर पर जो है इसका लेवल काफ़ी कम था। अभी जो फर्रुखशियार था ये मुगल सम्राट बनता तो है और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेट, अभी आपने देखा 1607 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, 1613 में फर्रुखशियार राजा बन गया। 1700 है बोथ डेटा, 1707, 1713 और 1715। इस डेट को क्या होता है तो ध्यान दीजिए, 1715 की डेट में जो है फर्रुखशियार बीमार पड़ जाता है। इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और इसकी तबीयत इतनी अधिक ख़राब हो जाती है कि इसका जो है मृत्यु तुल्य जो है स्थिति बन जाती है। अब इसकी मृत्यु तुल्य स्थिति को देखते हुए जो है कई लोग ये अनुमान लगाने लगे कि फर्रुखशियार जो है कुछ ही समय में समाप्त हो जाएंगे और अगला जो है उत्तराधिकारी कौन होगा इसकी भी जो है वो हलचल स्टार्ट हो चुकी थी। परंतु एग्जैक्ट इसी समय एक मिशन आया। अब ये मिशन क्या है? सिंपल वर्ड में बोलें तो ग्रुप ऑफ पर्सन, 3-4 लोग जब आते हैं किसी स्थान पर और उनका उद्देश्य एक ही होता है तो वो कहा जाता है कि ये मिशन पर आए हैं। तो एक मिशन आया और मिशन किसकी तरफ से आया था? ये मिशन आया था ब्रिटिशर्स की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से एक मिशन आया। और इस मिशन का जो हेड था उसका नाम नोट कर लीजिए, उनका नाम था जॉन सरमन। नाम ध्यान से नोट कर लीजिएगा, जॉन सरमन। ये जो जॉन सरमन थे, इनकी अध्यक्षता में, इनकी लीडरशिप में एक मिशन आया और इस मिशन में जो है वो 3 व्यक्ति थे। वे 3 व्यक्ति कौन कौन थे आपको नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो मिशन जब आया इनमें एक व्यक्ति जो था वो ब्रिटेन का एक बहुत फेमस डॉक्टर था और उस एक व्यक्ति का नाम था हॉल्टर। क्या नाम था? हॉल्टर। अब याद रखिए, इसको कई जगह हॉल्टर की जगह हैमिल्टन भी लिखा है, तो बोथ नेम आर करेक्ट, पर अगर आपको कोई एक चुनना हो तो हैमिल्टन को चुनेंगे। हॉल्टर जो है एनसीईआरटी में हैमिल्टन लिखा हुआ है तो आप जो है हैमिल्टन के साथ जाएं, पर कई स्थानों पर इसे हॉल्टर भी लिखा गया है। तो जो भी हो, वैसे एमसीक्यू में जो है बहुत कम संभावना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए, पर हम जो है हैमिल्टन लेकर चलते हैं। तो एक 3 सदस्यीय मिशन जो है 1715 में ही जब जो है फर्रुखशियार बीमार थे
तब आता है, हेड हैं उसके जॉन सर्बन। और ये जो मिशन है, इस मिशन में जो हैमिल्टन नामक व्यक्ति है जो कि एक बहुत फेमस डॉक्टर है, उसने जो है वो फर्रुखसियार का इलाज करा और फर्रुखसियार का इलाज करा और इतना बेहतरीन इलाज करा कि फर्रुखसियार जो है पुनः जो है स्वस्थ हो गए। अब जहाँ फर्रुखसियार की मृत्यु की जो है वो खबरें चलने लगी थी, अब जो है फर्रुखसियार पुनः स्वस्थ हो गए और इसके कारण फर्रुखसियार पर्सनली जो है ब्रिटिशर्स से बहुत खुश हो गए। भले ही जो है उनके कार्य से जो है वो उतने प्रभावित हों या ना हों, परंतु पर्सनली ब्रिटिशर्स से जो है ये काफ़ी प्रसन्न हो गए थे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा जो है दूरदर्शी फर्रुखसियार नहीं थे, इसी कारण जो है बहुत आसानी से जो है हट भी जाएंगे, इनको जो है रिप्लेस कर देंगे, दूसरे जो है शासक आ जाएंगे। परंतु इन्होंने फर्रुखसियार ने जो थोड़े के समय के लिए आए थे, इन्होंने जो है एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस फैसला ले लिया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में जाकर फैसला ले लिया। और वो फैसला क्या था कि अंग्रेज़ों के लिए एक फरमान जारी करना, और वो फरमान 1717 में इन्होंने जारी करा। तो आप डेट नोट करेंगे, 1717 का फरमान। और इसी के साथ ब्रैकेट में आप मेंशन करें कि 1717 का ब्रिटिशर्स का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, अब ये जो मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो इसको आप जो है ब्रैकेट में आप जो है अपनी समझ के लिए पेंसिल से नोट डाउन कर लीजिए कि मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। और सिंपल वर्ड में बोले तो ऐसा पत्र जिसके द्वारा किसी को जो है अधिकार दिए जाते हैं। तो मैग्ना कार्टा के द्वारा जो है किसी व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं। तो जो मुगल राजा थे उसने जो है एक फरमान जारी करा, जिससे कई लोग जो है भारत में ब्रिटिशर्स का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इस मैग्ना कार्टा के द्वारा फर्रुखसियार ने कुछ ज़्यादा ही एडवांटेजेस जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। अब क्या था उसके जो है पॉइंट्स, वो अपन नोट करें। सबसे पहले ABC करके जो है 3 पॉइंट डालें और 3 चीज़ें इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको हो सकता है लग रहा हो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, पर आप जाकर जो है एक बार मेंस के पेपर को देखें और उसके बाद आंकलन करें कि कंटेंट और क्वेश्चन वो मैच कर रहा है कि नहीं। मैं आपको आगे जो है इससे आने वाले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए इसके 3 पॉइंट अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पॉइंट, फर्रुखसियार ने कहा कि आप जो है हमें 10,000 जो है सालाना दीजिए, 10,000 की पेमेंट हमें सालाना दीजिए और आप सूरत में फ्री ट्रेड करिए, कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना ट्रेड करना चाहते हैं, जितना पोर्ट का यूज़ करना चाहते हैं उतना करें 10,000 रुपये साल देकर। सेकंड चीज़, आप 3,000 रुपये साल दीजिए और पूरे बंगाल में ट्रेड करिए बिना किसी टैक्स के। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़। और थर्ड, जो कि एक बहुत बड़ी गलती आगे साबित होगी, कि कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्र में आप जो है ज़मीन किराए से ले सकते हैं। आप कुछ पैसा निर्धारित करें, हमें वो पैसा दे दें और हम जो है उसके बदले आपको वो ज़मीन साल भर के लिए फ्री ट्रेड करने के लिए दे देते हैं। अब आप इस चीज़ को समझिए कि ये चीज़ जो है आगे चल के कितनी घातक सिद्ध होती है ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत के लिए, कि वे जो है इस स्थान पर अपनी एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी बना लेते हैं। 10,000 में सूरत मिल गया साल भर के लिए, 3,000 में बंगाल मिल गया, और बंगाल में भी कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र जितना चाहें वो पैसे देकर जो है उसको मिला सकते हैं, अपने फ्री ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ऐसा मूर्खतापूर्ण फरमान फर्रुखसियार ने सिर्फ इसलिए जारी नहीं करा था कि अंग्रेज़ों के डॉक्टर ने उसकी जान बचा ली थी। फर्रुखसियार ने ऐसा फरमान इसलिए भी जारी करा था कि मुग़ल सम्राट अब उतना मजबूत नहीं रह गया था। मुग़ल सम्राट जो है वो स्टेट से, वो अपने छोटे छोटे प्रांतों से पैसा लेकर आया करते थे, टैक्स आया करता था, और उनको टैक्स देने वाले जो है अब धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे हैं। अब सेंटर पे उन्होंने टैक्स भेजना कम कर दिया है। वे मुग़ल दरबार में प्रस्तुत होकर इन स्थानों से आया हुआ टैक्स उसको प्राप्त नहीं हो रहा था। तो फर्रुखसियार ने कहा कि भैया ये क्षेत्र तो हमें टैक्स दे नहीं रहे हैं, तो इसके बदले वो व्यक्ति जो यहाँ ट्रेड कर रहा है उससे डायरेक्ट टैक्स ले लीजिए साल भर का। उन्होंने जो अपने पास टैक्स मंगवाया और कहा कि तुम जानो उधर का टैक्स तुम वहाँ दो ना दो, हमने तो कह दिया कि ना दो।
अब जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स का टैक्स यहाँ जाने लगा और यहाँ से आदेश जारी हुआ कि इनको यहाँ फ्री ट्रेड करने दिया जाए। बंगाल में फ्री ट्रेड करो, यहाँ फ्री ट्रेड करो। अब जो फर्रुखशियार था उसे इससे धन फायदा तो हुआ, लेकिन मुग़ल सम्राट की गद्दी जो है इससे लगातार नीचे गिरती गई। इसके पश्चात इसका उत्थान कभी नहीं हुआ। अब ये जो है एक ऐसा फरमान था जिसने अंग्रेज़ों को भारत में अपनी स्थिति स्थापित मजबूती से करने के लिए जो है एक नींव का पत्थर बन गया। अब आपने देखा अब तक कि हमने जो है बम्बई में ब्रिटिशर्स की स्थापना देखी कैथरीन का विवाह के पश्चात, हमने मद्रास में स्थापना देखी पट्टे पर लेने के पश्चात, हमने बंगाल में स्थापना देखी फर्रुखशियार के फरमान के कारण। इन तीनों घटनाओं के कारण भारत के 3 बड़े बड़े क्षेत्रों में अंग्रेज़ों की बड़ी प्रेसिडेंसीज़ की स्थापना हो जाती है और अंग्रेज़ अब इन प्रेसिडेंसीज़ को लगातार मजबूत करते जाते हैं और लगातार मजबूत करते करते कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि बंगाल में डायरेक्ट शासन हो जाता है बक्सर के युद्ध के पश्चात। कुछ समय जो है वहाँ पर द्वैत शासन चलता है और फिर कुछ समय पश्चात जो है वो डायरेक्ट शासन करने लगते हैं। तो इसकी भी हम घटना को अगले जो है चैप्टर में देखेंगे। अभी जहाँ तक जो है आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको अगर मैं एक नटशेल बात करूँ, एक छोटी कड़ी में इसको कंप्लीट करना चाहें तो हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि 1599 में जो है, आप इसे पॉज करके एक बार नोट्स को देख लें, मैं पूरा ब्रीफ में आपको जो है एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से देखें। तो 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, नाम उसका दूसरा है, ठीक है। 1599 में उसकी स्थापना हुई। 1600 में जो है ये कंपनी को भारत से व्यापार करने की अनुमति मिली। 1608 में हॉकिंस आया, सूरत में फैक्ट्री की स्थापना का प्रयास करता है। 1611 में जो है मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित हो भी जाती है और 1613 में सूरत में भी स्थापित हो जाती है। लेकिन वास्तविक स्थापना जो है 1615 में होती है, जब आता है थॉमस रो। 1615 में थॉमस रो पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति लेता है। 1632 में जो है भारत में गोलकुंडा का जो शासक जो है पूरे गोलकुंडा का ट्रेड जो है अंग्रेज़ों को देता है। 1639 में चंद्रगिरी के राजा के द्वारा उन्हें चेन्नई प्राप्त होता है। 32 में गोलकुंडा, 39 में जो है चेन्नई। 51 में जो है वो हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 68 में उनको जो है बम्बई दहेज में मिल जाता है और 68 के पश्चात 1680 में जजिया कर इंट्रोड्यूस होता है। 1688 के आसपास जो है अंग्रेज़ों को हरा दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। 1698 में जो है इन्होंने जो है कलकत्ता नगर की 1700 के आसपास स्थापना कर दी, जॉब चारना के द्वारा स्थापना कर दी। 1717 में जो है मुग़ल सम्राट की मृत्यु हो जाती है। 1707 में मुग़ल सम्राट की मृत्यु हो जाती है। 1713 में फर्रुखशियार राजा बनता है। 15 में जो है मिशन आता है जॉन सरमन के अध्यक्षता में। 1617 में गोल्डन उनको जो है एक फरमान प्राप्त, गोल्डन फरमान नहीं बोलते, इसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। एक फरमान प्राप्त होता है और इस फरमान के द्वारा जो है भारत में ब्रिटिशरों की सत्ता बहुत तेज़ी से मजबूत होती जाती है। ये पूरा जो है वीडियो का एक शॉर्ट में था, आप इसे समझने का प्रयास करें। अब हम जो है एक लास्ट आप नोट डाल के लिख लीजिए जो आपके जो है आगे काम आएगा, आपको जो है समझने के लिए और कई जो है फैक्ट को सॉल्व करने के लिए आवश्यक होगा। वह क्या है तो देखिए, सबसे पहले कंपनी का नाम क्या था। ये जो है आगे आपको फैक्ट को सॉल्व करने में काम आएगा। सॉल्व करना क्यों कर रहा हूँ आप इसे समझिएगा। आप 3 डेट नोट कर लीजिए, 1600, 1708 और 1833। ये 3 डेट है। भारत में जब कंपनी आने वाली थी उस समय इस कंपनी का नाम क्या था? तो इस कंपनी का नाम था, नोट करिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेड टू ईस्ट इंडीज़, ये इसका पूरा नाम था। कंपनी जब स्थापित हुई तो इसका ये नाम था। अब देखें 1600 के बाद भले ही इनको भारत में आकर व्यापार करने का एकाधिकार मिला था, परंतु 2 कंपनीज और आई थी, ब्रिटेन की ही थी 1-2 कंपनी। पहली कंपनी थी न्यू कंपनी के नाम से और सेकंड एक और कंपनी थी, अर्थात ये थर्ड हो जाएगी। पहली तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक न्यू कंपनी भी थी और एक विलियम की कंपनी भी थी, विलियम थर्ड की एक निजी कंपनी भी थी, वह भी भारत आई थी ट्रेड करने के लिए।
एकाधिकार अंग्रेजों के पास, एकाधिकार ब्रिटिश कंपनी के पास ही था। ये दोनों बहुत छोटी कंपनियां थी, कोई बहुत बड़ी कंपनियां नहीं थी। अब ये दोनों कंपनियां जो है वो भारत आ जाती हैं। ये दोनों कंपनियां भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड कर रही थी। इन दोनों प्लस ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी, इन तीनों का विलय कर दिया गया 1708 में। और 1708 में जो कंपनी बनी, उस कंपनी का नाम रखा गया मर्चेंट एडवेंचर्स, और इसका एक दूसरा नाम भी था यूनाइटेड एडवेंचर्स ऑफ ब्रिटेन। आपको नाम जो है कई स्थानों पर अलग अलग मिलेंगे, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेम नहीं है, आपको जो है बुक्स में अलग अलग नाम देखने मिल सकते हैं। इन अ ब्रॉडर सेंस आप इसे जो है यूनाइटेड एडवेंचर्स के नाम से मेंशन कर सकते हैं, मोटा मोटा यही नाम रहा होगा 1708 में। पर इनका वास्तविक नामकरण जो 1833 में हुआ, जिसको हम आज तक यूज़ करते हैं, इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और कभी कभार इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। क्लियर है? 1600 में जो है उसका दूसरा नाम था, 1708 में इसका दूसरा नाम रख दिया गया यूनाइटेड करके, और 1833 में वर्तमान का नाम रखा गया। और वर्तमान का नाम क्या है? तो वर्तमान का नाम था, इस समय के वर्तमान, कंटेम्प्रेरी के वर्तमान का नाम क्या था? वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या केवल ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ तक का जो है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फ्रांसीसियों के बारे में और भारत में अंग्रेजों की विजय के बारे में। वो क्या परिस्थितियाँ थी, क्या कारण थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में सफल हुए और अन्य कंपनियाँ भारत में असफल हो गई। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।